Welcome students. From today now I am starting class 10 वीडियो लेक्चर। काफ़ी लंबे दिनों से डिमांड की जा रही थी सब स्टूडेंट्स के द्वारा। नेहा निगम, श्रुति, आदिश्री, यास्मीन, स्मृति, अर्पिता and so many other students were demanding to start class 10। तो आज से क्लास 10 वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, परंतु द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल टू प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इसलिए आपको हर एक कंटेंट में उसकी एसेंस आपको मिलेगी कि हमारी कंटेंट की क्वालिटी हाई लेवल का है। सो हमारे जो स्टूडेंट्स जो लोअर क्लास के भी हैं, क्लास 8 के 9 के स्टूडेंट्स हैं, वो भी आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। सो नाउ टुडे आई एम स्टार्टिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन यो तो साइज में बहुत छोटा एलिमेंट है, इनका एटॉमिक नंबर 6 है। पीरियोडिक टेबल में इनका ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप 14 है एंड पीरियड नंबर 2 है। एक कैसे हम लोग निकालते हैं उसको भी देखेंगे, और एक ब्लॉक है इनका पी। ऐसे इनका पूरा डिटेल्स हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स से इसको देखेंगे। इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं कार्बन का। 6 है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं? लास्ट ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज ग्रुप। तो हमारा लास्ट ऑर्बिट है सेकेंड, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 2 + 2 = 4 हो गया। तो ग्रुप नंबर 4 होना चाहिए, लेकिन पी ब्लॉक के केस में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें 10 जोड़ देते हैं तो वो ग्रुप नंबर होता है। तो पी ब्लॉक वाले के लिए स्पेशली है जो पी ब्लॉक है। कैसे जानेंगे पी ब्लॉक? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में इंटर करेगा उसको वो ब्लॉक बोलेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर किया है, इसीलिए ये पी ब्लॉक हो गया। और पी ब्लॉक वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल में होगा प्लस 10 अगर जोड़ देते हैं तो दैट इज द ग्रुप नंबर। तो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 2 + 2 4 हो गया, 4 + 10 = 14। ये 14 ग्रुप नंबर हो गया। और पीरियड कैसे निकालते हैं? आउटर मोस्ट जो बाहरी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा, जिस ऑर्बिट नंबर में जाएगा दैट इज द पीरियड। तो ये सेकेंड ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन इंटर किया है लास्ट में, तो दैट इज द पीरियड। तो इस तरह से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का डिटर्मिनेशन करते हैं। अब आते हैं कार्बन का अक्रेंसेस कहाँ कहाँ है, कहाँ पाया जाता है अक्रेंसेस। सबसे पहला है अर्थ क्रस्ट। भूप्रकृति में एक कार्बोनेट्स के रूप में, कोल के रूप में कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इसी में इंक्लूडिंग है, कार्बोनेट्स, कोल, कोयला एंड पेट्रोलियम के रूप में
ये कार्बन कंटेंट इसमें 0.02% होता है। कार्बन कंटेंट 0.02% ये हो गया अर्थ क्रस्ट में। सेकंड है एटमॉस्फेयर में अगर देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% अवेलेबल है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज इन एटमॉस्फेयर। तो आप देख रहे हैं कि इतना कम मात्रा में कार्बन कंटेंट है, तो इसकी मात्रा क्या होगी। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद भी कार्बन के बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। डिस्पाइट द लीस्ट कंटेंट ऑफ कार्बन, it has a great significance. It has a great significance. इनकी बहुत ही ज्यादा महत्ता है। इतनी ज्यादा महत्ता है कि इनके नाम से एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री खोल दिया गया, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का मतलब ही हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसे और हम लोग मॉडर्न डिफिनेशन देंगे इसका। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं इसके पीछे की एक कहानी है। चूंकि केमिस्ट्री खुद एक कहानी है, इसमें कहीं रटने की जरूरत नहीं है, कहीं समझने की भी जरूरत नहीं है, केवल कहानी सुनना है। तो कहानी क्या है। एक महान साइंटिस्ट बर्जीलियस साहब ने एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी, दैवी शक्ति का सिद्धांत। स्टोरी है, स्टोरी बता रहे हैं। वो स्टोरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये दिया गया था सर बर्जीलियस के द्वारा, प्रपोज्ड बाय सर बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट के द्वारा ये थ्योरी दिया गया। इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, किनको कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को मिलाकर के कॉम्बाइंड रूप से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता था पहले। मतलब प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होती है, प्लस एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हनी है, एग्स है, मिल्क है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। उसी तरह प्लांट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे कहा गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले डिफाइन किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, वो डिफिनेशन था। तो उस समय बर्जीलियस साहब ने कहा था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट या एनिमल से प्राप्त होता है, उसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है, सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। वो सिर्फ एक दैवी शक्ति के द्वारा वो बनता है। सो दैट थ्योरी वाज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। सो इन दोज टाइम ये कहा गया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस cannot be synthesized in laboratory, can't be synthesized in laboratory. In laboratory, it can only be made by the vital force.
it can only be formed by vital force, दैवी शक्ति के द्वारा, वाइटल फोर्स के द्वारा इसे केवल बनाया जा सकता है। परंतु काफी दिनों तक ये थ्योरी चलता रहा। एक सडन एक एक्सीडेंटल स्टोरी है, फिर एक स्टोरी जुड़ गया है इसमें। इन्हीं के स्टूडेंट थे, बर्जीलियस के ही स्टूडेंट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट। सन 1828 ईस्वी में जर्मन साइंटिस्ट सर उलर, इन साइंटिस्ट ने एक्सीडेंटली ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ रिएक्शन, लैब में इन्होंने कुछ प्रयोग कर रहा था। वो क्या कर रहे थे, इन्होंने अमोनियम साइनेट को लेकर के NH4 CnO को लेकर के हीट कर रहे थे। हीट करने के बाद ये मिला इनको NH2CO NH2। ये कोई नया कंपाउंड नहीं है, यही कंपाउंड रीअरेंज होकर के ये बना है, रीअरेंजमेंट। आप देखिए, जो जितना नंबर ऑफ एटम्स इधर है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स इधर है, केवल ये कंपाउंड रीअरेंज हो गया है और रीअरेंज होकर के एक नया कंपाउंड का निर्माण हुआ। इसका नाम है अमोनियम साइनेट और इनका नाम है यूरिया। अब आप देखिए, अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद यूरिया का निर्माण हो गया। और वो कैसे, इनका इंटेंशन नहीं था यूरिया बनाने का, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। और यूरिया कहाँ प्राप्त होता है, यूरिन से प्राप्त होता है। यूरिन क्या है, दैट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट्स। इनको विश्वास नहीं हुआ कि यूरिया की प्राप्ति हुई है और एक कुछ दिनों तक इसको उन्होंने एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि पहले के ज़माने में स्टूडेंट को डर रहता था कि अपने टीचर के खिलाफ कैसे वो कुछ बोल पाते। जो हमारे टीचर, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी, और बाय एक्सीडेंट ये जो है बन गया। तो इन्होंने इस प्रयोग को बार बार किया, परंतु फिर भी यूरिया का निर्माण हुआ। उसके बाद तब ये वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया। उसके बाद ठीक कुछ वर्ष के बाद एक साइंटिस्ट हैं कोल्बे साहब, उन्होंने भी एक नए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लैब में बना दिया। और उन्होंने जो सब्सटेंस बनाया, उस सब्सटेंस का नाम था एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स। तो देखिए, कोल्बे साहब ने बनाया एसिटिक एसिड। दिस इज आल्सो एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे विनेगर भी बोला जाता है। ये बनाया था इन्होंने 1845 में। तो विनेगर 100 टाइप्स के विनेगर्स मिलते हैं, आपके किचन में भी मिल जाएंगे विनेगर, जिसका इस्तेमाल किचन में किया जाता है। तो जैसे जो राइस को लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देते हैं डाल करके पानी में सड़ने के लिए। बाद में वो फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट होकर के एक खास बैक्टीरिया है जिसे वो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज वो कहलाता है राइस विनेगर। उसी तरह से बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, उसको भी हम लोग फ्रूट विनेगर बहुत तरह का बनाते हैं। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ विनेगर्स फाउंड। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
परंतु ये लैब में बनाया गया। उसके बाद बर्थेलॉट साहब ने भी एक नया सब्सटेंस लैब में बनाया। वो सब्सटेंस का नाम था मीथेन। और ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आप जानते हैं कि गाय का गोबर में, काउ डंग में मीथेन पाया जाता है, तो ये भी लैब में बन गया। इसके बाद क्या था, धड़ाधड़ लेबोरेटरी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाने लगे और इस तरह से लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होने लगे। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन बदलने की आवश्यकता महसूस की गई। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन हो गया, क्या हो गया, चेंजिंग हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे सबको एनालाइज किया गया और पाया गया कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होता ही है। तो कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। द कंपाउंड containing carbon and its compound, इनके यौगिकों को, कार्बन और उसके यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिफाइन किया गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसमें है जो नॉन कार्बन है, जो कार्बन नहीं है, उनके कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। कंपाउंड्स ऑफ नॉन कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ नॉन कार्बन। तो लेकिन इसमें भी कुछ कार्बन के कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ नॉन कार्बन, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स, कार्बोनेट्स। तो इस तरह से इनका भी एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, एक्सेप्शन ये है, कार्बन के कंपाउंड है। तो चूंकि ये नॉन कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए, तो एक्सेप्शन में ये सब का भी स्टडी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो रहा था। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि ये जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कुछ को इनऑर्गेनिक में भी डाल दिया गया। इसीलिए इनका मॉडर्न डिफिनीशन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो क्या है? मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कंपाउंड हैं उनको फिर से एनालाइज किया गया, तो देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कम से कम दो एलिमेंट मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये मस्ट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इन दोनों को मिला करके, कार्बन हाइड्रोजन को मिला के बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन और इससे बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाने लगा। सो नाउ वी राइट द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट organic compound is the hydrocarbons and its derivatives. Organic compounds, that was the hydrocarbons and hydrocarbon and its derivatives, इनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इनके लिए सेपरेट ब्रांच बना केमिस्ट्री का,
organic chemistry. So organic chemistry is the branch of chemistry which deals with hydrocarbon and its derivatives. Derivatives का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन हम लिए, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, और अब क्या करेंगे, मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन मान लीजिए हटा दिए, क्या बच गया CH3। CH3 में कोई नॉन कार्बन कंपाउंड जोड़ दीजिए, मान लीजिए हम जोड़ दिए Cl, मिथाइल क्लोराइड, तो ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर CH3 में OH जोड़ देते हैं तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये हो गया मिथाइल अल्कोहल हो गया, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड हो गया। सो इनसे बनने वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे, उनके डेरिवेटिव्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहलाएंगे। तो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या अभी करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, मीन्स करोड़ में चला गया है इनके कंपाउंड की संख्या। वहीं कार्बन को छोड़ करके जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले कंपाउंड्स की कुल संख्या अबाउट 5 लाख है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रेटर देन 1 crore and inorganic compounds around 5 lakhs। आप देखिए एक कार्बन के द्वारा बनने वाले कंपाउंड करोड़ में हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनसे बनने वाले टोटल कंपाउंड्स 5 lakhs के अराउंड हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कारण है ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनने का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक जो डिफरेंसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस इन द लिंकेज प्रॉपर्टी। आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है। तो क्या ऐसा बात है कोवेलेंट बॉन्ड के कारण क्यों इतना ज्यादा इनके कंपाउंड्स हैं? तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं दोनों में क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या खासियत है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या फीचर है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर 1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मुख्य तत्व है, चीफ एलिमेंट है। तो मेन एलिमेंट हो गया कार्बन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी नॉन कार्बन हैं, सम एक्सेप्शन, कुछ को छोड़ करके नॉन कार्बन, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड etc। इनको छोड़ करके जितने भी नॉन कार्बन के कंपाउंड होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। नंबर 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the sharing of electron among the atom। एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा, साझा करने के द्वारा कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड
फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर के द्वारा आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके बारे में बॉन्ड में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। नंबर 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है परंतु उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसे हम आइसोमर कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा परंतु उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और ये जो है आइसोमर शो नहीं करते हैं, नॉट शो। नंबर 4, solubility. Organic compounds are soluble in organic solvents. Organic solvents like benzene, chloroform, etc. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड घुलते हैं एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील होते हैं। तो एक एक्चुअली क्या है, एक प्रिंसिपल है कि जो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान जाति वाले में ही घुलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ही घुलते हैं। वाटर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसीलिए इसमें नहीं घुलता है। और इसमें है सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक में घुलते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नंबर नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सॉल्यूशन हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इनसे होके करंट पास नहीं होता है। और आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देयर solutions are non-conductor of electricity, non-conductor of electricity, and their solutions are conductor of electricity in organic में, their solutions are कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका कारण क्या है कि जब शेयरिंग होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। इस कारण से अगर कंडक्टर है तो निश्चित रूप से कोई चार्ज कैरियर होता है, तो इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के कारण पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे, तो जिस कारण से चार्ज कैरियर वहां पे होता है। सो देयर सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अपने अंदर में अगर हम उनके एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मान लीजिए मीथेन है,
तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंधन है वो स्ट्रांग होता है, परंतु उनके एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो बंधन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से चूंकि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम कोई सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट करता है, उनका मॉलिक्यूल टूटता है। चूंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर है, वो तुरंत टूट जाता है, जिस कारण से मेल्टिंग पॉइंट इनका लो हो जाता है। तो यू कैन राइट डाउन हियर, ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू लेस intermolecular force of attraction, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के कारण क्या है, इनके जो आयनिक जो कंपाउंड है उनके एक आयन से दूसरे आयन के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, इनके कारण ये जो है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनका, जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई हो जाता है। नाउ वी विल सी व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उनकी थोड़ी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ज्यादा मात्रा में बनने का क्या कारण है, आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा एलिमेंट, साइज में इतना छोटा और इतना मिरेकुलस वर्क, मिरेकुलस नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे बनाता है। तो लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ cause of large number of organic compounds. It is very important topic. सबसे पहला है, कार्बन का एक अद्भुत क्षमता है, यूनिक प्रॉपर्टी है, जो किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट में नहीं है। वो अद्भुत क्षमता क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और एक क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग का मतलब अपने खुद के साथ जुड़ने की अद्भुत क्षमता, यूनिक प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन कार्बन के साथ बहुत बड़ा बड़ा चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग चेन बना सकता है। ये हो गया स्ट्रेट चेन। कार्बन ब्रांच चेन बना सकता है, बहुत सारे ब्रांच चेन इनके बनते हैं, ब्रांच चेन। और रिंग चेन भी ये बना सकते हैं। बहुत तरह के इनका चेन बनता है। सेवरल टाइप्स ऑफ चेन्स, रिंग चेन्स एक क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप का इनका अपने के साथ जुड़ने का एक अद्भुत क्षमता है, जिसे कैटेनेशन कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? कार्बन 14 ग्रुप में है
कार्बन के ग्रुप में सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन में भी ये क्षमता है लेकिन थोड़ी सी है, इनके तुलना में कुछ नहीं है, नगण्य के बराबर है। तो ऐसा क्यों है कार्बन के साथ? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का साइज छोटा होने के कारण इनके साथ जो बंधन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बड़ा परमाणु के साथ बंधन बनता है तो थोड़ा वो कमजोर हो जाता है, छोटा के साथ जो बंधन बनता है वो थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस पास में होता है और न्यूक्लियस जब किसी भी एटम के साथ बंधन बनाता है तो उनके इलेक्ट्रॉन को बहुत नजदीक से खींचता है, जिस कारण से इनके द्वारा बने हुए जो कंपाउंड है, जो बंधन है वो मजबूत होता है और इनका कंपाउंड स्टेबल होता है। they form stable compounds. So this is the important property for formation of the large number of organic compounds. Next है जो निश्चित रूप से इनका एक खास प्रॉपर्टी है जिसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉल्ड आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है परंतु उनके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। सेकंड पॉइंट है आइसोमेरिज्म। different compounds having the same molecular formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism। इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा उसे आइसोमर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दिस वन हाइड्रोजन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, C4H10। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, कार्बन 4, C4H10 इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखिए इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और कंपाउंड बनेगा, दिस वन। आप काउंटिंग कर लीजिए कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है इसमें। आप देखेंगे कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 7 3 10। इसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, और ऐसे वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड्स के क्रिएट होते हैं, जिनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन हायर क्लासेस। नाउ इस आइसोमेरिज्म के द्वारा हमने देखा कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंपाउंड डिफरेंट हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है, और इस घटना को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा शो नहीं होता है। नेक्स्ट है इनका एक और खास प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन का एक खास प्रॉपर्टी है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं,
कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है और सभी स्टेबल है। फॉर्मूला एक ही है, केवल बॉन्ड में इनका डिफरेंसेस है, और जिस कारण से a large number of organic compounds are formed here. And now the next point है tetravalency of carbon. Tetravalency of carbon. अब देखिए टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है। फिर से हम चलते हैं जरा सा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो आप देखिए क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो सिंपल टू राइट। sp जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें एक काफी सिंपल सिस्टम है इसे बनाने का। तो जब भी बॉन्डिंग होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जनरली भाग लेता है बॉन्डिंग में। तो क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल तो हमारा 2 हो गया, इसका तो भाग नहीं लेगा। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इनको भाग लेना चाहिए। तो 2s का एक बॉक्स बनाएंगे किसी सब सेल में। मान लीजिए s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और p में क्या होता है, p में टोटल 6 होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल सिंगल एक एक 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में नहीं होगा, वही बंधन में भाग लेता है वो इलेक्ट्रॉन। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके ये बनाना चाहिए इसे CH2, और CH2 का नाम होता है मिथिलीन। ये बनाना चाहिए था, लेकिन ये बनता है, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये समाप्त हो जाता है। मीन्स हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है ये कंपाउंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में समाप्त हो जाता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ये प्रोड्यूस होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है ये स्थायी नहीं है। अब देखिए CH4 बनता है। कैसे बनता है CH4? यह स्टेबल भी है। तो एक्साइटेड स्टेट में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन को अगर थोड़ा सा भी लाइट पड़ता है तो दिस द सिंबल ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यहां का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p सबसेल में चला जाता है। अब तो ये सारा अनपेयर्ड हो गया। जब भी बंधन बनता है तो जो बैचलर होते हैं उन्हीं का बंधन बनता है, जो शादीशुदा है उनका तो बंधन नहीं बनेगा। तो ये जो बैचलर हो गए, अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनका 4 हाइड्रोजन से बंधन बन जाएगा। एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इस तरह से ये CH4 का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, और दिस इज द स्टेबल कंपाउंड। सो ये जो यहाँ पे वैलेंसी डिनोट करता है, टेट्रा वैलेंसी, जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए ये जो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन है, जिसके कारण भी इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या काफी मात्रा में पाई जाती है और ये स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। सो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। ओके बाय स्टूडेंट्स।